हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पेपर 1 के पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, यास साइक्लोन के बारे में कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जलवायु वैज्ञानिक जो है, क्लाइमेट साइंटिस्ट जो हैं, उनका कहना यह है कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जो मौसम का तापमान है वो इस साल इस समय में होने वाले सामान्य तापमान की अपेक्षा में, तुलना में कम से कम 2 डिग्री ज्यादा है। मतलब कि इस समय पर जो तापमान होता है, जो गर्मी हम लोग को, टेम्परेचर जो हमें देखने को मिलता है इस समय बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो 2 डिग्री जो है वो ज्यादा बताया जा रहा है नॉर्मल से। राइट, नॉर्मल से 2 डिग्री ज्यादा और गर्म बताया जा रहा है। और अभी इसका कारण ये बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो हम लोग को चक्रवात यास देखने को मिलता है, जिसका निर्माण हुआ है, वो इसका कारण है, इसके पीछे का कारण है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का कारण है। राइट, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो साइक्लोन होते हैं वो काफी भयंकर होते हैं और भारी तबाही मचाते हैं, जैसे कि आपको पास्ट में पता ही है। और इस साल बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग असाधारण रूप से अधिक गर्म हो गया है। तो नॉर्थ वाला जो एरिया हम लोग को बे ऑफ बंगाल का देखने को मिल रहा है वो एक्सेप्शनली वार्म हो चुका है। यहां का तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ये वाला भी एक पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। मतलब इस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं। और रीसेंट साइक्लोन हम लोग को बे ऑफ बंगाल्स में जो देखने को मिल रहे हैं, तो पिछले मार्च में, राइट, पिछले साल मार्च में बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का, आपको पता ही है, अम्फान नाम का एक सुपर साइक्लोन हमें देखने को मिला था, आया था, जिसने पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई थी। तो अम्फान ने वेस्ट बंगाल के अंदर काफी तबाही मचाई थी। और वर्ष 1999 में पारादीप, ओडिशा को बुरी तरह प्रभावित करने वाले सुपर साइक्लोन के बाद से भारत के पूर्वी तट पर आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान ये रह चुका है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है। इससे पहले हम लोग को ओडिशा, पारादीप पर 1999 पर देखने को मिला था। उसके बाद से ये अम्फान जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर साइक्लोन बताया गया अभी तक का बे ऑफ बंगाल में। और अम्फान से पहले फानी आया था 2019 में, ये ओडिशा के अंदर इसने हिट किया था। राइट, और इसने भी जो है वो मतलब
बहुत बुरी तरह से, कुछ ही हफ्तों में बहुत बुरी तरह से डैमेज जो है वो किया था, तबाही जो है वो पहुंचाई थी फानी ने भी, राइट। तो ये सब पॉइंट्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए और मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अभी कुछ दिनों पहले भी लगातार हमने 2 साइक्लोन्स की बात करी थी, तो उसमें भी मैंने आपको बोला था आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अरेबियन सी पे कौन से साइक्लोन्स आए हैं, बे ऑफ बंगाल में पिछले 2-1 साल में कौन से साइक्लोन्स आए, तो उसके अच्छे से नाम आप लोग को मतलब एक लिस्ट बना के रखनी है। तो जहां पर भी आपने जनरल स्टडीज के अंदर साइक्लोन के टॉपिक को पढ़ा होगा, राइट, यानी कि आप नोट्स बनाते हैं ना अपने, जैसे जीएस के नोट्स आपने साइक्लोन के बनाए होंगे, तो वहीं पर ही करंट अफेयर्स की ये कुछ पॉइंट्स जो है अटैच कर लो, क्योंकि आपके जनरल स्टडीज के साथ ही आपके नोट्स जो होने चाहिए वो लिंक होने चाहिए, राइट। और बिल्कुल पूरे नहीं कि पूरी A to Z न्यूज है वो आपने लिंक कर दिया, आपको इसकी मैगजीन मिलती है, राइट, जो स्टूडेंट्स पेड पैकेज में आपको मैगजीन मिलती है, आपको पूरे नोट्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, वहां पर आप सिर्फ ये वो डाल दो कि इस मंथ पे इतनी तारीख पर ये टॉपिक आया था, तो आप तुरंत उस मंथ की मतलब मैगजीन पर जाकर रेफर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक्स्ट्रा पेज फाड़ के चिपका के नहीं रखना है, तो उसमें क्या वो हौश पौश हो जाएगा। आपको सिर्फ वहां पर एक डेट डाल देनी है, या फिर आप जैसे जो स्टूडेंट मैगजीन वगैरह नहीं परचेस करते पेड पैकेज में, नहीं कोई बात नहीं, आप क्या करो जिस दिन लेक्चर आया उस दिन की डेट डाल दो, अपने जीएस के जो साइक्लोन का आपने जहां पर लिखा होगा ना, अपने नोट्स बनाए होंगे जीएस के, राइट, या फिर आपके पास नोट्स होंगे साइक्लोन के, तो उसी जगह पर आपको लिख देना है कि इतनी तारीख को ये अपडेट आई थी। तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे उस जीएस के टॉपिक को, तो आप तुरंत जो है वो रेफर कर लेंगे 2 मिनट के अंदर उस टॉपिक को, या फिर हल्का फुल्का लिख दो आप कि ये डिटेल्स थी, मतलब कि ये फलाना यास साइक्लोन जो है वो बना था बे ऑफ बंगाल में, या इस प्रकार से अपडेट करते रहो ऐसे अपने मटेरियल को, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिन स्टूडेंट्स ने जनरल स्टडीज का साइक्लोन वाला टॉपिक कवर नहीं किया है, तो मैंने एक टॉपिक जो है वो कवर कराया हुआ है साइक्लोन वाला, उस टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको कहीं और से साइक्लोन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपना एक और चैनल है जिस पर मैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स डालता हूं, तो उस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने साइक्लोन पर पूरा वीडियो जो है वो बना के दिया हुआ है, जिस पर आपको पूरी जानकारी साइक्लोन से रिलेटेड हो जाएगी कि साइक्लोन के फीचर्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, हर एक चीज A to Z, राइट, साइक्लोन के बारे में। तो आप वाला लेक्चर जो है वो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी लिंक जो है वो मिल जाएगी जीएस के चैनल की, और वहीं पर ये साइक्लोन का टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो देखिए इससे जुड़ी जो चिंता है वो क्या है गाइस, तो पिछले 4 वर्षों में बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में 12 साइक्लोन बने हैं, और भारतीय समुद्र तट पर एक साल में आने वाले 5 साइक्लोन में से 4 बंगाल की खाड़ी में और केवल 1 अरब सागर में उत्पन्न होता है। तो ज्यादा साइक्लोन्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर बनते हैं, कहां पर फॉर्म होते हैं, तो आपको बे ऑफ बंगाल थोड़ा सा याद रखना है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि अभी मतलब रिसेंट वर्षों में हमने देखा कि साइक्लोन जो बन रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ज्यादा साइक्लोन हम लोग को इंडियन ओशियन पर देखने को मिल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखिए बे ऑफ बंगाल पर ही क्यों हम लोग को इतने ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आपको एयर, हवा का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। आपको बताएगा इसकी हवा जो है वो किस प्रकार से मूव करती है, जैसे कि एक तरफ एक क्षेत्र पर बहुत तेज गर्मी हो रही है, ठीक है, मैं ब्लैंक शीट पर आपको ले चलता हूं जिससे कि और अच्छे से आप समझ पाओगे हवा के कॉन्सेप्ट को। तो देखो एक क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सूरज के कारण हम लोग को एक क्षेत्र पर गर्मी देखने को मिल रही है, एक एरिया पर। अब गर्मी होती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, राइट, इवेपोरेशन हुआ, गर्म हवा जो है वो ऊपर चली गई। गर्म हवा ऊपर चली गई तो यहाँ की जो हवा है वो क्या हो गई, खाली हो गई, वैक्यूम हो गई। और वैक्यूम को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवा जो है वो लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना गर्मी के कारण। और आपको पता है नेचर कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि लो प्रेशर पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको फिल करने के लिए हवा जो है वो मूव करती है। तो गर्मियों के समय में हम क्या देखते हैं कि इंडियन ओशियन पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट, इंडियन ओशियन पर। तो उसके कारण से ये चीज बताई जाती है कि इस प्रकार से जो है वो बे ऑफ बंगाल पर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो देखो वास्ट लो प्रेशर, सबसे पहली चीज कि वास्ट लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है ओशियन के गर्म पानी के कारण। और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल को हम लोग देखते हैं तो ये ट्रफ शेप का हम लोग को नजर आता है, एक गर्त शेप का नजर आता है, राइट। जैसे कि आप बे ऑफ बंगाल का जब देखते हैं, राइट, तो आपको क्या नजर आता है, इस प्रकार का शेप आपको जो है वो नजर आता है बे ऑफ बंगाल का। अब साइक्लोन जो है वो भी जो है वो इस तरीके से जो है वो घूमता है, हम लोग को देखने को मिलता है ना, भवंडर जो होता है वो इस प्रकार से, जैसे शक्तिमान उड़ता था, शक्तिमान देखा है किसी ने, देखा होगा आप लोगों ने शक्तिमान वगैरह, तो शक्तिमान जो है जैसे उड़ता था गोल गोल घूम के, राइट, भवंडर की तरह, वैसे ही जो है ये उड़ता है, मतलब ये आता है साइक्लोन। तो जब साइक्लोन आता है तो इस शेप के कारण और हवा जो है वो इंटेंस हो जाती है, और जिसके कारण से उसको और जो है वो मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है, मतलब यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए और स्ट्रांग होने के लिए फोर्स जो है वो उसको मिल जाता है इस प्रकार के शेप के कारण। तो इसलिए भी ये एक और वजह है, एक तो लो प्रेशर, दूसरी वजह हमने शेप की देखी कि बे ऑफ बंगाल का जो शेप है वो ट्रफ टाइप का हम लोग को नजर आता है।
और हाई सी सरफेस टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि और वर्ष जो है वो क्रिएट कर देता है, यानी कि स्टॉर्म को और तेज कर देता है, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जो है समुद्र का वो और ज्यादा बढ़ा रहता है। तो उसके कारण भी हम देखते हैं कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हवा आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो और इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है। और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, राइट। तो विंड और वार्म एयर करंट जो है उसके आसपास होती हैं और वो टेम्परेचर को ऑल टाइम जो है वो हाई रखती है रेनफॉल के कारण। अब देखो रेनफॉल भी जो है, आपको पता है अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिन लोग ने ज्योग्राफी को ढंग से नहीं पढ़ा होता उनको लगता है कि जो रेनफॉल जो हो रही है तो वो मतलब ठंडक का प्रतीक है, मतलब कि ठंडक आ रही है रेनफॉल होना। बट आपको पता है रिलीज ऑफ एनर्जी है रेनफॉल। रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन होती है ना, वो भी हीट को जो है वो रिलीज करती है। कभी आपने देखा होगा, कभी एकदम से बारिश हुई, थोड़े समय के बाद एकदम ह्यूमिडिटी गर्मी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हीट एनर्जी है ना वो रिलीज होती है रेनफॉल के माध्यम से। क्योंकि देखो एनर्जी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि एनर्जी एक तो खत्म नहीं होती कभी भी, तो एवेपोरेशन के थ्रू जो है वो एनर्जी क्लाउड्स में गई, और कंडेंसेशन जब होता है ना तो यही हीट एनर्जी जो है वो वापस रिलीज होती है एनवायरमेंट में। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार रेनफॉल के बाद जो है वो गर्मी एकदम से अचानक से बढ़ जाती है। तो ये भी एक वजह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में इसके चारों ओर धीमी और गर्म हवाओं सहित अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से पूरे वर्ष तापमान एकदम हाई हम लोग को देखने को मिलता है, ऑल टाइम हाई हम लोग को देखने को मिलता है। और देखिए कांस्टेंट इनफ्लो हम लोग को इस क्षेत्र पर फ्रेश वार्म वाटर का भी देखने को मिलता है। फ्रेश गर्म पानी जो है वो गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी से यहाँ पर आता है, जो कि अगेन जो है वो मिक्स हो जाता है कूलर वाटर के साथ जो कि इसके नीचे होता है। तो उसके कारण भी तापमान जो है वो मेंटेन रहता ही है यहाँ का गर्म तापमान। और अब देखो मेन खेल जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला, तो तापमान जहां पर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा ही। मेन खेल स्टार्टिंग बेस जो है वो यहीं का है, और आप अगर मेंस में भी आंसर लिखेंगे तो आपको बेस इसी को लेकर चलना है। इसके अलावा लैंडमास की कमी है, क्योंकि बंगाल में हम लोग को बे ऑफ बंगाल में कोई भी लैंडमास नहीं देखने को मिलता है सच बड़ा कोई, राइट। और ये पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल के बीच में, पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में कोई ह्यूज कोई लैंडमास तो है नहीं, राइट, जिससे कि वो विंड जो है वो दूसरी तरफ जो है वो मूव कर जाए, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट विंड जो है वो यहीं पर ही आती है, हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा एयर मूवमेंट का एब्सेंस हम लोग को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, अब उस तरफ से कोई मूवमेंट, हवा का मूवमेंट तो आता नहीं है, राइट, ऊपर वाले क्षेत्र से, ऊपर वाले साइड से। एक वजह यह भी है कि हम लोग देखते हैं कि हिमालय जो है वो ब्लॉक कर देता है एयर्स को, तो इस कारण भी हम देखते हैं कि कोई मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ से आता नहीं है। तो इस कारण भी एक ही हवा का फ्लो हम लोग को देखने को मिलता है, जो पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल की तरफ हमें नजर आता है, देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाला भी एक रीजन है जिसके कारण से सबसे ज्यादा साइक्लोन्स हम लोग को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं। अब बे ऑफ बंगाल की तो बात हमने करी ली, तो थोड़ी सी अरेबियन सी की भी बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफिकल एडवांटेज हम लोग को अरेबियन सी का क्या देखने को मिलता है। तो देखो अरब सागर जो है वो काफी शांत है, काफी काम हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर चलने वाली तेज हवाएं इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को अपने साथ वहा लेती हैं। मतलब कि जो स्ट्रॉन्गर विंड जो इसके पास चलती हैं तो वो इसकी हीट को जो है वो अपने साथ ले जाती हैं। यानी कि यहां पर जो हीट उत्पन्न होती है तो इसके ऊपर तेज हवा जो चलती है वो इसकी हीट को जो है वो अपने साथ खींच लेती है, ले जाती है। और अरब सागर में लगातार ताजे पानी का प्रभाव काफी कम होता है, फ्रेश वाटर जो है वो काफी कम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिससे सतह गर्म पानी और निचली सतह के ठंडे पानी को परस्पर मिश्रित होने में आसानी होती है। बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, काफी सारी फ्रेश वाटर की नदियां जैसे कि गंगा भी, ब्रह्मपुत्रा भी यहीं पर बे ऑफ बंगाल में रिलीज हो रही है, राइट। वेस्ट की तरफ ज्यादा हम लोग को नदियां नहीं देखने को मिलती है, राइट, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा नदियां हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये नदी क्या करती है, ये भी जो इनका जो गर्म पानी होता है जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर आता है तो सरफेस, समुद्र के सरफेस एरिया पर ये गर्म पानी जो है वो कंटिन्यूअसली रहता है। एक तो सूरज के कारण तो रहता ही रहता है, बल्कि ये नदियों के कारण भी गर्म पानी ऊपर अवेलेबल रहता ही है। बट अरेबियन सी में ऐसा नहीं है, अरेबियन सी में गर्म पानी नहीं होता, जो फ्रेश वाटर जो है वो आता नहीं है नदियों के थ्रू, और वो गर्म पानी जो है वो रिलीज नहीं करता है यहाँ पर अरेबियन सी पे। तो इसके कारण क्या होता है कि सूरज के कारण जो ऑलरेडी पानी गर्म होता है वो नीचे जो कूल वाटर जो होता है उसके साथ आराम से मिक्स हो जाता है, जिसके कारण की सरफेस टेम्परेचर जो है वो लो होता है, राइट, रिड्यूस होता है वो हम लोग को नजर आता है, राइट, क्योंकि नीचे जो है समुद्र के नीचे जो है वो ठंडा पानी है, कूल वाटर है, ठीक है। ऊपर अगर गर्म पानी होगा तो थोड़े समय में वो पानी जो है वो कूल हो जाएगा, राइट, हमें देखने को मिलेगा थोड़े समय के अंदर।
बट प्रॉब्लम ये है कि बे ऑफ बंगाल में कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर जो आता है नदियों के थ्रू वो भी गर्म होता है, और उसके कारण से, और सूरज का पानी, सूरज भी पानी को गर्म करता है, तो उसके कारण से ऑल टाइम सरफेस वाटर जो है वो हम लोग को गर्म ही देखने को मिलता है। ये भी एक कंडीशन क्रिएट करता है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होने की, राइट, जो कि अरेबियन सी नहीं करता है। और देखिए अरेबियन सी को लोकेशनल एडवांटेज भी मिलता है जिस जगह पर ये लोकेटेड है, ठीक है। अरेबियन सी जिस जगह पर लोकेटेड है, कैसे? तो जो भी हवाएं पैसिफिक ओशियन की तरफ से आ रही हैं वो कहां पर टकरा जाएंगी? वेस्टर्न घाट पर टकरा जाएंगी, अरेबियन सी तक नहीं पहुंचेंगी। इवन जो भी हवाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं, अगर हिमालय से टकराकर अगर वापस भी आती हैं तो भी हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है ऐसी हवाओं की वो बहुत ही कम हो जाती हैं, राइट, इस प्रकार की हवाओं की। तो ये भी एक वजह है जिसके कारण से अरेबियन सी पर हम लोग को देखने को मिलता है कि साइक्लोन्स वगैरह जनरेट कम होते हैं, राइट, क्योंकि वहां पर हवा जो है वो नहीं आ रही, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रॉर्म जो होता है, साइक्लोन जो होते हैं, भवंडर जो होता है, तूफान जो होता है, वो किससे इंटेंसिफाई होता है? हवा से होता है, राइट। तो वो चीज यहां पर है ही नहीं उतनी जितनी होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके लोकेशनल एडवांटेज के कारण भी अरेबियन सी जो है वो काफी शांत हम लोग को नजर आता है, राइट, कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो ज्यादा मतलब अशांत है, राइट, मतलब कि वहां पर जो हवा वगैरह जो है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है और अरेबियन सी पे नहीं होती। ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो सिंपल से प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको, ये पॉइंट टू पॉइंट वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब देखिए बुद्धिज्म सिविल सर्विसेज का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रिक्लाइनिंग बुद्धा की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिक्लाइनिंग बुद्धा, तो आप सभी जानते हैं कि बुद्ध जयंती हम लोग को 26 मई को देखने को मिली थी। तो बोध गया में स्थित बुद्ध अंतरराष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल जो बोध गया में है, याद रखना कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये फलाना बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल कहां पर है, तो बोध गया आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो यहां पर हम लोग को लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। लार्जेस्ट स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का इंडिया के अंदर, राइट, और इसे स्थापित किया जाना था, बट इस समारोह को स्थगित कर दिया गया है, मतलब कि डिले कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण इस समारोह को अभी जो है वो डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, राइट। तो ये वाला बस एक फैक्ट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल जो है, जो कि बोध गया में है, यहां पर इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू रिक्लाइनिंग बुद्धा का इंस्टॉल होने वाला है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति क्या दर्शाती है, जो स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखो लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर तथा परिनिर्वाण के पूर्व की स्थिति को दर्शाती है, कि जब उन्होंने परिनिर्वाण में एंटर किया था तो उससे पहले की स्थिति जो है वो हम लोग को इस समय देखने को मिलती है, राइट। जब जिस समय भगवान बुद्ध जो है वो उनका अंतिम दौर चल रहा था, उनको बीमारियां वगैरह थी, तो उनके अंतिम दौर को ये दर्शाती है लेटी हुई मूर्ति। और परिनिर्वाण मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था होती है। क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि परिनिर्वाण क्या है, तो ऐसी स्टेज है, ये ग्रेट साल्वेशन के बाद जो हमें डेथ जो देखने को मिलती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था हम लोग को मृत्यु के बाद की है देखने को मिलती है, परिनिर्वाण, राइट, जो केवल प्रबुद्ध आत्माओं को ही प्राप्त होती है, राइट। ये उन्हीं लोग अटेन कर सकते हैं जो एनलाइटेंड सोल होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में बिहार की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 80 ईयर्स के थे वो, और कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और मतलब बिहार की बॉर्डर पर है, तो वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? मेडिटेशन की स्टेट में, ध्यान अवस्था के दौरान हुई थी इनकी मृत्यु। और थोड़ी सी चर्चा करते हैं मूर्ति कला की शैली के बारे में, बात करते हैं आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो लेटे हुए बुद्ध को सर्वप्रथम गंगाधर कला में चित्रित किया गया है। तो याद रखिएगा गंगाधरा आर्ट जो हमें देखने को मिलती है, तो उसमें इसको चित्रित किया गया है रिक्लाइनिंग बुद्धा को। और इस मूर्ति कला शैली का समय 50 ईसा पूर्व और 75 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जो पीरियड है 50 बीसी से लेकर 75 एडी तक के बीच का, तो उस पीरियड पर ये मूर्ति हमें देखने को मिलती है, उस टाइम पे पीरियड की ये मूर्ति हमें देखने को मिलती है। यह पहली से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक
कुषाण काल के दौरान अपने चरम पर थी। तो इस प्रकार की रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो मूर्ति जो थी वो सबसे ज्यादा हमें उस समय देखने को मिलती थी जब फर्स्ट से लेकर 5th सेंचुरी का पीरियड जो था, कुषाण पीरियड, तो उस समय सबसे ज्यादा इस प्रकार की मूर्तियां जो है, इस प्रकार की कला जो है वो हम लोग को देखने को मिलती थी। और लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों और चित्रों में उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटे हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि किस साइड जो है वो लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध, तो राइट साइड लेटे हुए हैं, याद रखिएगा, जिसमें उनका सिर एक तकिए या उनकी दाहिनी कोहिनी पर टिका हुआ है, राइट, यानी कि हेड जो है वो उनका रेस्ट कर रहा है कुशन पे या फिर राइट एल्बो पे। और ये मुद्रा जो है, इस प्रकार की लेटी हुई मुद्रा, ये दर्शाती है कि सभी प्राणियों में प्रबुद्ध होने और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की क्षमता होती है। कि ये बताती है कि सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके पास पोटेंशियल है कि वो ये जो साइकिल है डेथ की और रीबर्थ की, उससे मुक्त हो सकते हैं। मतलब कि मृत्यु और पुनर्जन्म की जो ये साइकिल है उससे मुक्त हो सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें जो है वो अपने माइंड को जो है वो एनलाइटन करना होगा, मेडिटेटिव स्टेट में जो है वो जाना होगा। और बुद्ध जो है गाइस वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और आज देखिए, आज उन्हीं की मूर्ति की जो है वो पूजा हो रही है, खुद ही वो खिलाफ थे मूर्ति पूजा के। और लेटे हुए बुद्ध की भारत के बाहर स्थापित मूर्तियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में बहुत ज्यादा ऐसे रिक्लाइनिंग पोस्चर की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। और लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्ध की जो मूर्ति पूरे दुनिया भर में है वो 600 फुट की विनसेन त्वावा बुद्ध की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, जिसे 1992 में बनाया गया था। ये कहां पर है? म्यांमार के अंदर हमें देखने को मिलती है, म्यांमार के मावल माइन के अंदर, मावल माइन म्यांमार में हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित भामला बुद्ध परिनिर्वाण को दुनिया में अपनी तरह की सबसे पुरानी मूर्ति माना जाता है। तो 2nd सेंचुरी एडी की यह मूर्ति है पाकिस्तान के अंदर, तो इसको पूरे दुनिया में सबसे पुराना स्टैचू जो है वो माना जाता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इंडिया के अंदर रिक्लाइनिंग बुद्ध की अगर हम बात करें, लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति की बात करें, तो देखो अजंता के अंदर, अजंता जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहां पर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं अभी तुरंत कि अजंता केव्स कहां पर है, किस स्टेट में है, देखते हैं किसको पता है। तो अजंता के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की गुफा संख्या 26 में लेटे हुए बुद्ध की एक 24 फुट लंबी और 9 फुट ऊंची एक मूर्ति है, जिसे 5वीं शताब्दी ईस्वी के मतलब उस समय पर 5th सेंचुरी एडी के समय पर जो है वो इसे बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। और खुशीनगर की बात करें गाइस, जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, यहां पर बताया जाता है कि परिनिर्वाण स्तूप के भीतर बुद्ध की 6 मीटर लंबी लाल बलुआ पत्थर की हम लोग को एकाश्म मूर्ति स्थापित देखने को मिलती है। 6 मीटर लंबी रेड सैंड स्टोन की एक मोनोलिथ स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्ध की, और ये परिनिर्वाण स्तूप के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है खुशीनगर में। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना, खुशीनगर में हम लोग को परिनिर्वाण जो स्तूप देखने को मिलता है, उसी के अंदर ही एक ऐसी लेटी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की पाई जाती है। और भारत में बुद्ध का अन्य मुद्राओं में चित्रण की अगर हम बात करें, दूसरे डिपिक्शंस की बात करें इंडिया के अंदर भगवान बुद्ध के, तो महाबोधि मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा किससे एसोसिएटेड है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भगवान बुद्ध से एसोसिएटेड है, याद रखना। और महाबोधि मंदिर जो है, यहां पर भगवान बुद्ध जो है वो बैठे हुए हैं इस मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, जहां पर उनका जो हाथ है वो जमीन को टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट कर रहा है जमीन की तरफ। और ये सिंबलाइज करता है कि अर्थ एज बीइंग विटनेस टू हिज एनलाइटमेंट, कि पृथ्वी को उनके ज्ञानोदय की साक्षी के रूप में दर्शाती है। मतलब कि इस प्रकार की जो इनकी मुद्रा है ये दर्शाती है कि उनका जो एनलाइटमेंट है उसकी साक्षी ये धरती है, धरती ने उनके एनलाइटमेंट को देखा है कि वो एनलाइटेंड है, राइट। तो ये चीज दर्शाती है। और सारनाथ के अंदर जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध का पहला सरमन कहाँ का है? तो सारनाथ का है। तो यहां पर एक
बुद्ध की हाथ से संकेत करती हुई एक पाषाण प्रतिमा स्थापित है। एक स्टोन का स्टैचू हमें देखने को मिलता है जो कि हैंड जेस्चर का है। इसे धर्म चक्र मुद्रा जो है वो कहते हैं। धर्म चक्र मुद्रा, इस प्रतिमा में दिखाई गई मुद्रा को धर्म चक्र मुद्रा जो है वो कहा जाता है, जो उपदेश का प्रतीक है, सिग्निफाई करता है प्रीचिंग को, उपदेश देने को सिग्निफाई करता है, राइट। और यह बोधि वृक्ष चित्रण के साथ साथ भारत में सबसे लोकप्रिय चित्रण जो है वो माना जाता है, यानी कि मोस्ट पॉपुलर डिपिक्शन जो इस प्रकार का भगवान बुद्ध का इंडिया के अंदर है वो बोधि ट्री का है, बोधि पेड़ का। और एक वॉकिंग बुद्ध भी हमें देखने को मिलते हैं, या तो आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं या फिर उपदेश देकर लौट रहे हैं। तो वॉकिंग बुद्धा जो है वो दो चीज बताते हैं, या तो फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, आत्मज्ञान की एनलाइटमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हैं, या फिर सरमन देकर लौट रहे हैं, उपदेश देकर लौट रहे हैं। और यह बुद्ध मुद्राओं में सबसे कम आम हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि लीस्ट कॉमन है इस प्रकार का बुद्धा का पोस्चर, वॉकिंग बुद्धा का, और ज्यादातर थाईलैंड में देखा जाता है। तो इस प्रकार का वॉकिंग पोस्चर थाईलैंड के अंदर है, इंडिया में भी है। तो वॉकिंग पोस्चर की हमने बात करी, हमने बोधि ट्री की बात करी, हमने डिस्कस किया धर्म चक्र मुद्रा के बारे में, भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में हमने चर्चा करी, और परिनिर्वाण मुद्रा के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि कौन से मुद्रास जो है वो भगवान बुद्ध से एसोसिएटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड एबल टू मार्क, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बुद्धिज्म जैनिज्म ऐसे टॉपिक को तो कभी भी छोड़ना नहीं है, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, वैसाख समारोह की बात हो रही है, वैसाख सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअल वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन जो है वो एड्रेस किया गया। इन्होंने संबोधित किया वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को बुद्ध पूर्णिमा के दिन, राइट। और ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसर के सहयोग से आयोजित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के प्रमुख ने हिस्सा लिया था। जो सुप्रीम हेड्स हम लोग को बुद्धिस्ट संघ के देखने को मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन में, ग्लोबल सेलिब्रेशन वर्चुअल वैसाख में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। कुछ पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा से जुड़े कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो इसका आयोजन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में किया गया है। तो इसे सेलिब्रेट, बुद्ध पूर्णिमा को किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? भगवान बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनके बर्थ के अवसर पर, जो कि फाउंडर है बुद्धिज्म के, उनके बर्थ के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे वैसाख के नाम से भी जाना जाता है। और वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म के योगदान को देखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को 1999 में डेजिग्नेट किया है, जो बुद्धिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए उसको एक्नॉलेज करते हुए। और तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे तिहरा धन्य दिवस माना जाता है। ट्रिपल ब्लेस्ड डे इसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इसी दिन। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, सेम डेट पर भगवान बुद्ध ने एनलाइटमेंट हासिल करी थी, राइट, ज्ञानोदय हासिल किया था, और महापरिनिर्वाण यानी कि भगवान बुद्ध की सेम डेट पर मृत्यु हुई थी। तो इसलिए इसको ट्रिपल ब्लेस्ड डेट भी कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु और एनलाइटमेंट सेम डे पे हुआ था। ये पॉइंट भी आपको सिविल सर्विसेज के लिए ध्यान में रखना है। और बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच पूर्णिमा को पड़ती है। तो फुल मून नाइट जब होती है तब उस समय बुद्ध पूर्णिमा हमें देखने को मिलती है, यूजुअली अप्रैल और मई के बीच में। और भारत में एक राजकीय अवकाश है, ये गैजेटेड हॉलीडे इंडिया के अंदर ये देखने को मिलता है। और इस अवसर पर कई भक्त बिहार के बोधगया में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार जाते हैं। तो काफी सारे डिवोटीज जो है महाबोधि टेम्पल जो है वो जाते हैं, जो कि बोधगया बिहार के अंदर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और बोधि विहार वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोधि टेम्पल में भगवान बुद्ध ने एनलाइटमेंट अटेन जो है वो किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। देखिए, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की बात करें
तो ये बिगेस्ट रिलीजियस बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है ये। इस बॉडी का मेन पर्पस क्या है आईबीसी का, कि बुद्धिज्म के रोल को एक ग्लोबल स्टेज जो है वो प्रोवाइड कराना, बुद्धिज्म के रोल को एक ग्लोबल स्टेज प्रोवाइड कराना, जिससे कि बुद्धिज्म के हेरिटेज को प्रिजर्व करने में मदद मिल सके, बुद्धिज्म से जुड़ी नॉलेज को शेयर किया जा सके, जो भी वैल्यूज हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड उसे प्रमोट किया जा सके, और यूनाइटेड फ्रंट बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए ग्लोबल डिस्क्लोजर का एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो है वो बुद्धिज्म एंजॉय कर सके। मतलब कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बुद्धिज्म से जुड़ी जो चीजें हैं यानी कि वैल्यूज हैं उसको शेयर करना, उनके आइडियल्स को, आदर्शों को जो है वो शेयर करना इस मंच के थ्रू। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस मंच का हमें देखने को मिलता है। नवंबर 2011 में नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध मंडली ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन की मेजबानी की गई थी, यानी कि न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था ये ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन। और जहां पर जिन लोगों ने अटेंड किया था उन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, और इंटरनेशनल अम्ब्रेला बॉडी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है वो क्रिएट किया गया था 2011 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसका इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। अब ये वाली बात तो हो गई आईबीसी से रिलेटेड। अब हम भगवान बुद्ध की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था 563 बीसीई के पीरियड में। कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि प्रेजेंट जो लोकेशन है लुम्बिनी की वो कहां पर है, कहां पर लुम्बिनी हमें देखने को मिलती है। और ये शक्य क्लैन के थे, शक्य वंश के थे ये। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। भगवान बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि मतलब कि ज्ञानोदय मतलब एनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त किया था। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहा जाता है। कानून के पहिए का घूमना इसे कहते हैं, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ इसके रूप में ये जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व के समय पर 483 बीसीई के समय पर उनका निधन हो गया था। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण, और आप लोग को ये नाम जो है वो थोड़े से पता होना चाहिए। धर्म चक्र परिवर्तन किससे एसोसिएटेड है, राइट? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किससे एसोसिएटेड है? तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट? और इसके अलावा उन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। ये वाला फैक्ट भी थोड़ा सा याद रखिए, ये प्रीलिम्स के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बुद्धिज्म की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बौद्ध धर्म की पूरी डिटेल में। तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पहले हुई थी। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के मूल अवधारण में समाहित है। मतलब कि मेन टीचिंग जो बुद्धिज्म की है वो 4 नोबल ट्रुथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आधारित है, जैसे अरिया सच्चानी के नाम से जानते हैं हम लोग। 8 फोल्ड पाथ है ये, अष्टिंग मार्ग जैसे हम लोग बोलते हैं। और दुख मतलब कि पीड़ा, सफरिंग, और उसका विलुप्त होना बुद्ध के सिद्धांत में एक केंद्र के तौर पर हमें देखने को मिलता है। सेंट्रल है ये बुद्ध की डॉक्ट्रिन में। बुद्ध के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उसमें मेन फोकस किया जाता है कि इस दुख को जो है वो खत्म कर देना, पूरी तरह से पीड़ा को जो है वो खत्म कर देना, राइट? और गाइस बौद्ध धर्म का सार क्या है? तो आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति, राइट? जो एसेंस है बुद्धिज्म का वो क्या है? एनलाइटमेंट अटेन करना या निर्वाण अटेन करना, राइट? जो एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है ये, राइट? एक्सपीरियंस है एनलाइटमेंट अटेन करना, और इस जीवन में ये प्राप्त किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है, कोई भी सुप्रीम गॉड या डीटी बुद्धिज्म के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए अक्सर एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहां हुआ था, राइट? कौन पेट्रोनेज थे, मतलब कि संरक्षण कौन थे उस समय, और प्रेसिडेंट कौन थे, किस समय पर हुआ था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो था अजात शत्रु के अंडर राजगृह में हुआ था, उसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप के द्वारा, और
483 BCE में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो काल अशोक के अंडर वैशाली में हुआ था और सुबुकामी ने प्रेसाइड किया था, 383 BC में हुआ था। तीसरा अशोक, चंड अशोक के समय पर हुआ था, पटना में हुआ था। मोगली पुत्र ने प्रेसाइड किया था और 250 BCE पर हमें देखने को मिला था। चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के अंडर हुआ था और कुंडलवन जगह पर हुआ था। वासुमित्र ने प्रेसाइड किया था और 72 AD के समय पर हुआ था। तो अक्सर ईयर्स भी आते हैं, किसने प्रेसाइड किया वो भी आते हैं, किस जगह पे हुआ वो भी आते हैं, और पेट्रोनेज मतलब कि संरक्षक कौन थे, किस किस समय पर, किसके काल पर यह चीज हुई थी, वो चीज आते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बुद्धिज्म के अंडर कौन से स्कूल्स, कौन सी शाखाएं हमें देखने को मिलती है। महायाना, हिनायाना, थेरावाड़, वज्रयाना और जैन। इसमें आपको ध्यान में रखना, महायाना जो है वहां से मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी और तांत्रिक बुद्धिज्म हम लोग को वज्रयान में देखने को मिलता था। तो ये अक्सर ये वाली चीज दो पूछी जाती हैं। और जैन हम लोग को देखने को मिलता है। अब बुद्धिज्म टेक्स्ट जो है, बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन से, तो विनाया, पिटाका या पिटक इसको हम लोग कहते हैं। तो ये मोनास्टिक लाइफ जो है उनसे जुड़े रूल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, मतलब कि मठवासी जो होते हैं उनके जीवन पर लागू होने वाले नियम के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सुत्त पिटाका, सुत्त पिटक जिसे हम लोग बोलते हैं, बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं या धम्म इसके अंदर है, टीचिंग है भगवान बुद्ध के, या धम्म है भगवान बुद्ध का। और इसके अलावा अभिधम्म पिटका या पिटक, अभिधम्म पिटक तो एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन यानी कि सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग है, या फिलोसॉफिकल एनालिसिस इसके अंदर जो है वो लिखी हुई है, राइट। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन क्या हम लोग को बुद्धिज्म के देखने को मिलते हैं इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या योगदान है, तो अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। तो कंसेप्ट जो अहिंसा का है वो चीफ कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर के अंदर। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गया है। हमारी जो वैल्यूज है वो यही बन गई है कि नॉन वायलेंस वाली, राइट, कि अहिंसा जो है वो उसके कंसेप्ट को जो है वो हमें अपनाना है, वायलेंस नहीं करना है। और भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। आर्ट और आर्किटेक्चर जो इंडिया का है उसमें बुद्धिज्म का एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर सांची स्तूप की बात करें, सांची स्तूप, भारुत, गया, ये वंडरफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं स्तूप के यहां पर इन लोकेशन पर, राइट। और इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, तो आपको पता है इसके बारे में, इन चीजों के बारे में, ये तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, तो ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया, राइट, शिक्षा को बढ़ावा दिया। और लैंग्वेज हम लोग को पाली और दूसरी लोकल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं जो कि बुद्धिज्म की टीचिंग से ही जो है वो उत्पन्न हुई है, डेवलप हुई हैं, राइट, कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से ही ये भाषाएं जो है वो विकसित हुई है, पाली भाषा या दूसरी लोकल लैंग्वेजेस वगैरह, राइट। इसके अलावा इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया है, स्प्रेड किया है इंडियन कल्चर को एशिया के दूसरे पार्ट्स में भी। और बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी देखने को मिलती है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल साइट हम लोग को नालंदा, महावीरा देखने को मिलती है, नालंदा बिहार के अंदर, सांची मध्य प्रदेश के अंदर जो सांची स्तूप जो हमें देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। बिहार के अंदर बोध गया जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है तो वो है। अजंता केव जो महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलता है तो वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ बुद्धिज्म को काफी ज्यादा डिटेल में हमने कवर किया, फिनिश किया, और अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। जो भी स्टूडेंट 2021 प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, टीचमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री में आपको डेली रिवीजन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जनवरी और फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया है, उसकी आपको प्लेलिस्ट जो है, अपना चैनल जो है ये करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाएं, वहां पर आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें जनवरी पूरा महीना और फरवरी 2020 का पूरा महीना का रिवीजन ऑलरेडी करा दिया है। अब मार्च का जो है वो रिवीजन चल रहा है, तो आप इसको डेली बेसिस पर अगर आपको कवर करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कंपाइलेशन मंथली का आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय कंपनी कानून
न्यायाधिकरण के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में। ट्राइब्यूनल है कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, किसकी कोर्ट है? कंपनी लॉ की कोर्ट है। तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, वो इस कोर्ट में डील किए जाते हैं। तो ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। कंपनी से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उसको रिजॉल्व करने का इसका काम होता है इस ट्राइब्यूनल का, राइट। 1 जून 2016 में इसे बनाया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के तहत इसे क्रिएट किया गया था, इस बॉडी को, इस पर्टिकुलर कोर्ट को। और इसे किस पर्टिकुलर कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था? तो याद रखना है, जस्टिस एराडी कमिटी, इनके रिकमेंडेशन के आधार पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है वो बनाया गया। और ये इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, दिवालियापन जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे रिलेटेड मामले जो है वो देखती है। और कंपनीज वगैरह जो वाइंड अप होती है, बंद हो जाती है कंपनीज वगैरह, तो उससे जुड़े जो इश्यूज होते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, तो उसके मामले यहां पर सुने जाते हैं। जो भी डिसीजन इस ट्राइब्यूनल के द्वारा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के द्वारा लिया जाता है, उसकी अपील, उसकी सुनवाई कहां होती है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। और डिसीजन जो होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल का, उसकी अपील कहां पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, अपील का मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सामने वाला व्यक्ति केस हारता है तो कहां पर अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से केस हारता है तो कहां पर अपील करता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। वैसे ही एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से व्यक्ति जो है अगर उसके जजमेंट से खुश नहीं है तो वो कहां पर अपील कर सकता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। और फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सामने वाला व्यक्ति अपील कर सकता है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया है कि देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का लिक्विडेशन किया जाएगा, मतलब कि इसके एसेट जो है वो बेचे जाएंगे। तो ये चीज अपने लिए काम की नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन चीज एनसीएलटी जो है वो आप लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट था। गाइज अब चर्चा करेंगे इंटरपोल के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरपोल का। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ये पकड़ा गया है। इसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। और इस नोटिस को जारी करने के बाद ये व्यक्ति जो है डोमिनिका गणराज्य से जो है वो पकड़ा गया है, राइट। और मेहुल चौकसी वर्ष 2018 में नागरिकता हासिल करने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था, राइट। और वो पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी में वंचित है। मतलब पंजाब नेशनल बैंक लोन के फ्रॉड जो था, यानी कि फ्रॉड में शामिल था 13,500 करोड़ रुपए के, राइट। तो अब इसे जो है वो पकड़ लिया गया है। तो ये सब जो आर्टिकल्स हैं, मुद्दे हैं, ये हमारे लिए काम के नहीं है। मेन चीज जो हमारे लिए काम की है वो है इंटरपोल। तो बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, या फिर इसे हम लोग इंटरपोल कहते हैं। 194 मेंबर का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में हम लोग को देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1923 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पर, और बाद में जाकर 1956 में इसे इंटरपोल कहना शुरू कर दिया गया। इंडिया ने 1949 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंटरपोल की। इंटरपोल क्या करती है? ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स को इंक्लूड करती है कि वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्य क्या होंगे, जैसे कि टेररिज्म को काउंटर करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, बॉर्डर इंटीग्रिटी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना, दुनिया भर में सीमाओं की अखंडता को बढ़ावा देना, प्रोटेक्ट करना वल्नरेबल कम्युनिटीज को, जो कमजोर समुदाय हैं उनकी सुरक्षा करना, प्रोवाइड करना सिक्योर साइबर स्पेस लोगों के लिए और बिजनेस के लिए, राइट। यानी कि लोगों और व्यवसायों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना, क्योंकि साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं तो उस पर भी डील करती है इंटरपोल। इसके अलावा जो अवैध बाजार पर अंकुश लगाने पर काम करती है कि इलिसिट मार्केट्स वगैरह जो होती हैं, जो इलीगल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उसका सप्लाई करती है, स्मगलिंग जो हम लोग को देखने को मिलती है वेरियस प्रोडक्ट्स की, तो उस पर रोक लगाने का काम करती है। एनवायरमेंट सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है, पर्यावरण सुरक्षा का समर्थन करती है और प्रमोट करती है ग्लोबल इंटीग्रिटी को, वैश्विक समेकता को बढ़ावा देती है ये, राइट। और इंटरपोल जनरल असेंबली क्या है गाइस? तो इंटरपोल महासभा जिसे हम लोग कहते हैं, तो इंटरपोल का ये सर्वोच्च शासी निकाय हमें देखने को मिलती है, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है इंटरपोल की है इंटरपोल जनरल असेंबली। इसके अंदर जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होते हैं इस असेंबली के अंदर। इसकी मीटिंग हर साल होती है और इसका जो सेशन होता है वो लगभग ऑन एन एवरेज 4 दिन तक तो चलता ही है, राइट। और जितनी भी इसकी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी ये पॉलिसीज बनाती है, उस पर यहां पर इस महासभा में वोटिंग होती है और हर एक कंट्री की तरफ से एक या एक से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, राइट। और जो कि
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चीफ हम लोग को देखने को मिलते हैं। और असेंबली इवन इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को भी इलेक्ट करती है। और इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इंटरपोल कार्यकारी समिति, तो ये क्या है, गवर्निंग बॉडी है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड कराती है और डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है असेंबली और जो मतलब सेशन जो होते हैं ना असेंबली के, उसके बीच में क्या करना है, किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, तो वो इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इंटरपोल के कौन से नोटिस होते हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे रेड नोटिस होता है इसका एक, रेड नोटिस का मतलब क्या है, टू सीक लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विद अ व्यू टू एक्सट्रेडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। तो रेड नोटिस जिस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाना और वो वांटेड पर्सन को अरेस्ट करना, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो किसी गंभीर अपराध में शामिल है। ब्लू नोटिस एक होती है, इसमें क्या होता है, टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू क्राइम। मतलब कि ब्लू नोटिस उन व्यक्ति से रिलेटेड जारी किया जाता है जिन व्यक्ति के ऊपर शक होता है कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उस व्यक्ति से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसकी आइडेंटिटी का पता लगाना, तो उसके लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस वार्निंग के पर्पस के लिए होती है, टू प्रोवाइड वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस about person who have committed criminal offenses and are likely to repeat these crimes in other countries। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई अपराध करते हैं, अब डर ये होता है कि वो अपराधी जो है वो दूसरी कंट्री में वैसा अपराध ना कर दे, तो उसके बारे में एक वार्निंग के तौर पर इसे इशू किया जाता है। और इंटेलिजेंस जो होती है, जैसे कि इंटेलिजेंस के मामले में हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई या हमारी रॉ हो गई, राइट, तो इन तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना उस व्यक्ति से रिलेटेड। फिर इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल नोटिस होती है, ये इशू की जाती है ग्रुप्स और इंडिविजुअल के लिए जो कि टारगेट होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी के, राइट। तो यूएनएससी की जो सैंक्शन कमेटी है, उन्होंने जिस ग्रुप को जिन लोगों को टारगेट किया है, जैसे कि जायश ए मोहम्मद और ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, अलकायदा वगैरह, तो ये टारगेटेड ये ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो इनको बेसिकली मतलब इन ग्रुप्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरी कंट्रीज के अंदर इनकी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी जिन लोग को टारगेट करती है, उन लोग के लिए ये स्पेशल नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। अब आता है येलो नोटिस, इसमें जो मिसिंग पर्सन होता है उसको लोकेट करने में मदद मिलती है। मतलब कि एक व्यक्ति कहीं से फरार हो गया, भाग गया, राइट, या फिर कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि कोई माइनर है, राइट, कोई माइनर व्यक्ति हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि 18 साल से कम की उम्र का कोई बच्चा वगैरह है जो कि लापता हो गया, तो उसको खोजने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, तो ये येलो नोटिस जारी कर दिया जाता है। ब्लैक नोटिस टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, मतलब कि कुछ जैसे कि कोई मृत शव जो है, राइट, कोई बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है जिसका पूरी तरह से बॉडी जो है वो खराब हो गई है, अब उसका पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार ये शव जो है वो किसका है, तो उसके लिए ब्लैक नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। या फिर किसी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। फिर एक होता है ऑरेंज नोटिस टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। जैसे कि कोई इवेंट होने वाला, इंटेलिजेंस को खबर मिली कि इस इवेंट में जो है वो धमाका हो सकता है, तो वार्निंग प्रोवाइड कराना, या फिर कोई व्यक्ति जो है उससे रिलेटेड वार्निंग प्रोवाइड कराना कि वो जो है वो खतरा बन सकता है किसी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। फिर एक होता है पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। तो पर्पल नोटिस उस चीज के लिए होता है कि क्रिमिनल्स किस तरीके के क्राइम्स का उपयोग करते हैं, किस पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते हैं, किस मतलब क्या प्रोसेस होती है उनकी क्राइम करने की, उसकी जानकारी देने के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। तो ये टोटल हम लोग को 8 नोटिस देखने को मिलते हैं जो कि जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। अब गाइस क्वाड, इस टॉपिक को हम लोग पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं। तो चाइना की हालत खराब है, क्वाड को लेकर बार बार वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना के काउंसिल जनरल ने मुंबई के अंदर डिस्क्राइब किया है क्वाड को कि कंटेनमेंट का ये एक अटेम्प्ट है, नियंत्रण करने के लिए एक ये प्रयास है, राइट। क्योंकि क्वाड जो है वो क्या करता है, वो डेमोक्रेटिक अलायंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, एक तथाकथित लोकतांत्रिक गठबंधन है, तो इसकी वकालत करता है और टारगेट करता है कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को,
राइट, एक विशिष्ट देश को लक्षित कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या बोला क्वाड को, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है तो मैंने आपको क्वाड के बारे में बताया है कि क्वाड का मेन फोकस ये है कि चाइना को काउंटर करना। क्वाड के अंदर जरा मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि कौन सी कंट्रीज आती हैं, अभी के अभी लिखकर बताओ, क्योंकि क्वाड टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पता थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, जो नए स्टूडेंट है डोंट वरी। तो देखो अब क्वाड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। इन चार कंट्री का मेन फोकस है, मेन मकसद है, देखो दूसरी सिक्योरिटी और ये सब चीजों को तो छोड़ दो, मेन मकसद है कि चाइना को काउंटर करना। क्योंकि चाइना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इस समुद्री क्षेत्र में चाइना क्या करता है, चाइना क्लेम करता है, बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। जैसे कि साउथ चाइना सी, बोलता है कि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना की है, क्योंकि उसका नाम चाइना के नाम पर पड़ा है। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं इंडियन ओशियन पूरा का पूरा हमारा है, तुम तो समुद्र की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो हम पूरा ओशियन अपने नाम कर लेंगे बोलो तो, राइट। तो ऐसी हरकत है, चाइना की परेशान करता है छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को। कई बार ऑस्ट्रेलिया को हार्ट अटैक देता है। कैसे हार्ट अटैक देता है, अपनी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के पास ले जाता है और घुमा देता है वहां से पास में लाके। अब वो किसी दूसरी कंट्री की अगर कोई सबमरीन आ रही है या नेवल फोर्स आ रही है किसी दूसरी कंट्री के पास बिना इन्फॉर्म किए, तो सामने वाली कंट्री एकदम से शॉक में आ जाती है, तुरंत उसकी नेवी को वो करने लगती है ऑस्ट्रेलिया, क्या रे तैनात हो जाओ जल्दी से, पता नहीं क्यों चाइना आ रहा है, पता लगा अटैक कर दे, राइट। वो घबरा जाती है 2 मिनट के लिए, राइट, बीपी उसका हाई हो जाता है और फिर वो गोल घुमा के चला जाता है टाटा बोलते हुए। तो ऐसी इसकी हरकत हम लोग को चाइना की बहुत देखने को मिलती है, और ये आप देखते रहेंगे, आप न्यूज में हर करीब मान चलो महीने में 1-2 बार तो ऐसी न्यूज आएगी आपको कि इस क्षेत्र में कहीं पर इसने अपनी सबमरीन खड़ी करके डराना शुरू कर दिया। तो ये बीपी हाई करने का काम करता है। तो इसकी जो ऐसी हरकत है, इसको तोड़ने के लिए क्वाड कंट्री जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गई, मतलब कि ये 4 कंट्री एक साथ इकट्ठा हो गई। इसी पर ये रो रहा है और इसी पर ये बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है, बोल रहा है कि ये गलत है। और 2020 के बाद से तो फिर और इंडिया को लेकर अब टफ स्टैंड हमें देखने को मिल रहा है। बोल रहा है कि यार ये वकालत कर रही है इंडिया क्वाड की, इंडिया का हिस्सा है और ये गलत बात है। अब गलत बात तो होगी ना यार, तुम उस एरिया पे क्लेम कर रहे हो, ऐसे एरिया पर जो तुम्हारे खुद के एरिया नहीं है उस पे क्लेम कर रहे हो, तो हम तो कहीं ना कहीं आएंगे सामने तुम्हें इस चीज से तोड़ने के लिए। हम पीछे क्यों हटेंगे? अब तब तुम ऐसे एरिया पर क्लेम करो। इवन इंडिया के अगर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की बात करें तो ये क्लेम करता है चाइना की, मतलब उसका है ये नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र चाइना का। स्काई चेन को लेकर तो ऑलरेडी इशू है ही हमारे साथ, हमारे चाइना के साथ। सिक्किम के जो बाउंड्री है, जहां पर सिक्किम के पास आप देखेंगे एक कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर जिसे हम लोग बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी वो एरिया जाना जाता है, वहां पर भी अक्सर ये विवाद करता रहता है, राइट। तो इसकी जो ऐसी हरकतें हैं, और फिर ऊपर से ये छोटी कंट्रीज को जो है वो परेशान करना है इसकी हरकतें, और मतलब वाटर्स पर, मरीन वाटर्स पर, इंटरनेशनल वाटर पर इस प्रकार से अगर ये क्लेम करेगा तो ये ट्रेड के लिए भी काफी खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है पूरे दुनिया भर में। मान के चलो आपकी 85 to 90% ट्रेड इसी क्षेत्र का हम लोग को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का देखने को मिलता है, राइट। और उस क्षेत्र पे अगर ये इस प्रकार की हरकत करेगा तो ट्रेड जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। काफी सारे जहाज जो है उनको परेशानियां होंगी आने वाले समय में अगर इसको ऐसी छूट दे दी तो, राइट। तो इसलिए इसको काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेंस के लिए भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये 4 राज्यों के नाम तो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये 4 राज्य जो है इनके कॉमन ग्राउंड्स क्या है? एक तो ये चारों की चारों कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, लोकतांत्रिक राष्ट्र है ये। और इसी के साथ इनका कॉमन इंटरेस्ट भी है मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर, राइट, कि समुद्री व्यापार और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी ये जो है वो इनका कॉमन इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 2 कॉमन इंटरेस्ट है, इनके कॉमन ग्राउंड्स है, जिसको लेकर ये 4 कंट्री एक साथ इकट्ठा हुए। और मेन तो चीज है कि इनको जो है वो काउंटर करना है। और हालांकि क्वाड को एशियन या फिर मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है, राइट, एशियन या मिनी, एशियन नाटो या मिनी नाटो के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्वाड को डब किया जाता है, राइट। और ये बेसिकली चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक क्लाउड जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो मेन चीज क्वाड की यही है कि चाइना को काउंटर करना है, राइट। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसके बारे में पता लगता है 2004 से। 4 कंट्रीज एक साथ आई थी और एक साथ आकर मतलब सुनामी के बाद जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर ये इकट्ठा हुई थी, और फिर इन्होंने सोचा था कि इस प्रकार का एक ग्रुप जो है वो क्रिएट किया जाएगा। पहली बार इनकी मीटिंग 2007 में हुई थी, जब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की समिट हुई थी, तो उसी दौरान ये चारों कंट्रीज आकर मिली थी। और हालांकि क्वाड के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि जापान ने कदम उठाए थे, जापान ने बोला था कि क्वाड का एक ग्रुप जो है वो शुरू किया जाए। तो जापान ने बेसिकली शुरुआत करी थी, मतलब बोलना शुरू किया था कि इस प्रकार का ग्रुप होना चाहिए। और इंटेंशन यही इन चारों कंट्रीज का है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को
इन 4 कंट्रीज के बीच में जो है वो एनहेंस करना, बढ़ाना। और इस ग्रुप का महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए। लाइक माइंडेड यानी कि समान विचारधारा वाले देश के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि वो कोलैबोरेट करें वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, यानी कि सब साथ में, यानी कि उनके कॉमन इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये मिलकर काम कर सकें। इनके मेंबर्स भी जो है वो ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वो ओपन और फ्री हो, मतलब कि किसी भी प्रकार से ट्रेड वगैरह और सिक्योरिटी वगैरह में कमी ना हो इस क्षेत्र की। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य जो ये वार्ता होती है, ये इंटरैक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं, उनके कई मंचों में से एक है, बट इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब कि बात यह है कि क्वाड को हमेशा इसी चीज से लिंक नहीं करना चाहिए कि भले ही है, सच तो यही है कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, बट कहते हैं कि इसको एक ही चीज से लिंक नहीं करना चाहिए। बट है तो है, उसमें अपन मतलब मुकर नहीं सकते हैं, बट आप आंसर में भी, अपने मेंस के आंसर में भी इसके अलावा भी लिखेंगे। आपको सिर्फ बिल्कुल यही इसी चीज पर स्ट्रेस नहीं देना कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना को काउंटर करना है। आपको यह भी बताना है कि इसका उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति रहे, ट्रेड जो है वो फ्री फ्लो उसका रहे, किसी भी प्रकार के बैरियर्स ट्रेड में ना आए। कुछ फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो आप कि इस क्षेत्र पर हम लोग को दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के लेटेस्ट फैक्ट्स जो भी हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या चीजें हम लोग को अभी हाल ही में क्वाड को लेकर देखने को मिली, तो देखो क्वाड ने फ्री ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने पर काम किया, राइट, कि भारत प्रशांत और इससे बाहर के क्षेत्रों में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने और इनके लिए उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने का संकल्प किया कि एक इंटरनेशनल कानून जो है वो होना चाहिए जो कि इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी के खतरों से लड़ने के लिए हो और सिक्योरिटी को एनहेंस कर सके, राइट, ना ही सिर्फ इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र के बाहर की भी सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। क्वाड वैक्सीन की पार्टनरशिप हुई ये इंश्योर करने के लिए कि वैक्सीन जो है उसका इक्विटेबल एक्सेस जो है वो सभी के पास होना चाहिए। तो देखो यहां पर कहीं पर भी चाइना की बात नहीं हो रही है, राइट, ये दोनों अगर इसके रीसेंट डेवलपमेंट को आप देखो तो ये चीज मेंशन कर सकते हो, यहां पर किसी चाइना की बात नहीं हो रही है। 4 कंट्री मिलकर इवन देखो इस क्षेत्र के अंदर सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए, उस पर भी बात करी इन्होंने, राइट, कि पेंडेमिक को काउंटर करने के लिए। तो ये सब आप पॉइंट्स भी जो है वो लिखेंगे, सपोर्ट करेंगे। और 2020 में चारों क्वाड कंट्रीज, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन्होंने मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया। मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक एनुअल ट्राइलेटरल, मतलब कि इसमें 3 नेवी इन्वॉल्व होती हैं, जापान, इंडिया और यूएसए। अब इस बार इसमें 4 नेवी हम लोग को देखने को मिली थी, राइट, और ऑल्टरनेटली होती है ये, एक बार इंडियन ओशन पर होगी, फिर नेक्स्ट टाइम पैसिफिक ओशन पर होगी। तो ऐसी मालाबार एक्सरसाइज का हम लोग को देखने को मिलता है कि एक बार इंडियन ओशन पे होती है, एक बार पैसिफिक ओशन पे होती है। अब देखिए गाइस, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ फैक्ट को आप जानो, जैसे कि केंद्र ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है महाराष्ट्र काडर के एक आईपीएस ऑफिसर को जो 1985 बैच के हैं। इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पद पर है, और इन्हें अब सीबीआई का डायरेक्टर 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, राइट। तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप थोड़ा सा इनका नाम याद रखिएगा। और बाकी गवर्नमेंट ने इनको कैसे पिक किया, यानी कि केंद्र सरकार ने कैसे पिक किया, तो पिक करने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट होती है, एसीसी कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है। इस कमिटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, इस कमिटी के पीएम होते हैं, और जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है लोकसभा के अंदर, राइट, कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 3 मेंबर की हम लोग को ये बॉडी देखने को मिलती है, और ये नाम जो है वो बताती है कि मतलब मेंबर्स के नाम जो है वो देती है। उन मेंबर्स के नाम में से केंद्र सरकार को जो है वो एक मेंबर का नाम चुनना होता है सीबीआई के डायरेक्टर की पद के लिए। तो क्या हुआ था कि इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे 3 ऑफिसर्स के नाम को, जिनमें से एक नाम सुबोध कुमार जायसवाल जी का था, जिनको चुन लिया गया है सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए। तो ये प्रोसेस हम लोग को थोड़ी सी देखने को मिली, ठीक है। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी क्या चीज कही है सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने सीबीआई निदेशक मतलब सीबीआई डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए 6 महीने से कम अवधि में रिटायर्ड होने वाले अधिकारियों से बचने की राय व्यक्त करी। इन्होंने बोला कि अगर सीबीआई के
डायरेक्टर को अगर अपॉइंट किया जाना है तो ये चेक कर लीजिए कि अगर 6 महीने से भी कम समय में अगर कोई ऑफिसर अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनको ना अपॉइंट किया जाए, राइट। तो ये चीज यहां पर बात की हुई है और ये इसलिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ टर्म किया गया है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके अनुसार समिति द्वारा अधिकारियों के चयन को भविष्य में कानून द्वारा की जाने वाली जांच का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब कि कल को अगर कोई जांच होती है उनके अगेंस्ट, ऑफिसर के अगेंस्ट, तो वो सक्षम हो सके उस जांच मतलब फेस करने के लिए उस जांच को। तो इसलिए कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को ना रखो जिसका रिटायरमेंट पीरियड जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई इन्होंने। अब इस चीज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं और क्या जजमेंट्स हैं। तो प्रकाश सिंह का मामला हम लोग देखते हैं, प्रकाश सिंह केस हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित प्रकाश सिंह मामले में 13 मार्च 2019 के आदेश में 6 महीने के न्यूनतम शेष कार्यकाल 6 मंथ्स का मिनिमम रेसिडुअल टेन्योर नियम शुरू किया था। इन्होंने बोला था कि डायरेक्टर जनरल जो होते हैं ना, डीजीपी जो होते हैं पुलिस के डायरेक्टर जनरल, तो उस पोस्ट के लिए, राइट, कि कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स का टेन्योर होना चाहिए। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ऑफिसर जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर ना रिटायर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं चूज करना है। तो ये वाला नियम जो है वो शुरू कर दिया गया था और बाद में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को भी इस नियम के दायरे में लाया गया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को क्लियर रखना है। अब देखिए एक मामला और है 2004 का भारत संघ बनाम सी दिनाकर का केस है। तो आमतौर पर सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनका जो रिटायरमेंट जो होता है उसकी तारीख के समय पर, ठीक है ध्यान से सुनना, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनके जो रिटायरमेंट की जो डेट होती है उस समय पर जो सर्विस में, सेवा में सबसे वरिष्ठ 4 बैचों के आईपीएस अधिकारी जो होते हैं तो वो सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्त के लिए विचार हेतु पात्र होंगे, भले ही उनके नाम चयन सूची में शामिल हो या ना हो। बहुत बड़ी बात यहां पर की हुई है कि सीबीआई डायरेक्टर जैसे ही रिटायर हो रहे हैं तो इन सर्विस पे, यानी कि एट प्रेजेंट 4 बैचेस के सबसे मोस्ट सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होंगे उनको जो है वो रखा जाएगा, राइट। उनको मतलब विचार किया जाएगा उन बैच के ऑफिसर्स के ऊपर कि उनको जो है वो रिक्रूट करना है कि नहीं करना है। तो और ऐसा भी नहीं है कि उनका नाम अगर लिस्ट में अगर शामिल नहीं भी होगा तो भी, मतलब कि जो पैनल जो लिस्ट देती है ना, कि अगर उनका नाम उस लिस्ट में भी नहीं होगा तो भी जो है वो उनको जो है वो एलिजिबल होंगे कि उनको जो है वो चूज किया जा सकता है सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात की हुई है, मतलब इतनी बड़ी बात की जो सिलेक्शन पैनल जो है उससे उसको ओवरराइड करके जो है वो सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं उनको सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, राइट। बट ये तो कोर्ट ने कहा है, बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस जो होता है वो उन्हीं लोगों का नाम सेलेक्ट किया जाता है जो कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा दिया गया होता है। फिर देखो विनीत नारायण मामले में 1998 का निर्णय जो आया था तो उसमें सीबीआई के डायरेक्टर न्यूनतम 2 वर्षों के लिए पद धारण करेंगे, राइट। सीबीआई के डायरेक्टर जो है वो 2 इयर्स के लिए, राइट, होल्ड करेंगे उस पोस्ट को और एक उच्च स्तरीय समिति की पूर्व सहमति के बिना उसका तबादला नहीं किया जा सकता। मतलब कि उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है बिना किसी हाई लेवल कमिटी की सहमति के, कंसेंट के। तो ये मामले के अंदर ये चीज सामने आई। और देखिए अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट है, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर ना बनाया जाए जो व्यक्ति 6 महीने से पहले ही रिटायर हो रहे हो। तो ये चीज पहले चेक करना है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो क्या है, राइट। तो उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाए। तो इस पर जो है वो जो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है ये 2019 के आदेश के आधार पर स्टेटमेंट दिया है और इस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सहमत हुए हैं। और इसका मतलब यह है कि जिन संवेदनशील पदों पर, राइट, जिन पदों पर पद धारक के रूप में साफ चरित्र, ईमानदार और पेशेवर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि प्रोफेशनल होते हैं, इम्पेकेबल कैरेक्टर उनका होता है, मतलब कि साफ चरित्र के होते हैं और ईमानदार होते हैं। तो ऐसे लोग को अपॉइंट किया जाता है इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। बट इसके साथ अब एक नई चीज भी और जुड़ गई है, मतलब कि जब से ये जायसवाल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है तब से हमें देखने को मिल रहा है कि अब एक और चौथी चीज भी अब इस चीज में जुड़ गई है कि 6 मंथ्स के पीरियड को अब देखना पड़ेगा कि जिसको भी अपॉइंट किया जा रहा है वो कम से कम 6 मंथ्स तक तो पोस्ट में रहे। 6 महीने से पहले उनकी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। और देखिए गाइस इस चीज की क्या आवश्यकता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेशन दिया है, ये बताया है
एक संभावना के बारे में बताया है कि जिन अधिकारियों को रिटायर होने में मात्र कुछ दिन ही जब बचे होते हैं ना, तो उनकी जो मनोदशा होती है, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है। तो इसीलिए इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ऐसे व्यक्ति को ना अपॉइंट किया जाए, राइट, मतलब कि जिनका रिटायरमेंट की डेट में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए सीबीआई के डायरेक्टर के बारे में और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें तो जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको अपॉइंट किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 4A के तहत किया जाता है। अब बात करें गाइस तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है सीबीआई के डायरेक्टर को, पॉइंट टू बी नोटेड, और किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, तो 3 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, यानी कि या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को लोकसभा के अंदर देखने को मिलती है, अपोजिशन पार्टी सिंगल लार्जेस्ट, तो उसके लीडर होंगे, राइट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जिसको नॉमिनेट किया हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत ये चीज बताई गई थी। फिर उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014 का आया। इसके अंदर चेंज किया गया कमिटी के कंपोजिशन को। सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने बोला वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के लिए हमें देखने को मिलता है कि ऐसी पार्टी जिसने रूलिंग पार्टी के अलावा जिसने 10% वोट्स तो एटलीस्ट सिक्योर किए हों तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो ये एज पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो लीगल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वाली बात बोली जाती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। तो जो हाउस है, लोकसभा है, तो उसके अंदर अगर किसी पार्टी ने कम से कम 10% वोट सिक्योर किए हों बट वो जीती नहीं है, तो उसके बाद रूलिंग पार्टी के अलावा जो नेक्स्ट जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है बट उसमें मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम 10% वोट्स का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होगी, आपने पढ़ा होगा बुक्स में, राइट, लक्ष्मीकांत वगैरह में, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप। और बाकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी का कोर्स एक चल रहा है, राइट, जो कि मैं ही कोर्स जो है वो उसका कंडक्ट कर रहा हूं। अगर आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहां पर भी ऐसे रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होंगे लोकसभा के अंदर, तब जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, अपोजिशन पार्टी जो होगी सिंगल लार्जेस्ट, तो उसके लीडर इसके मेंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे इस कमेटी के। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ऐड किया गया था अमेंडमेंट में, जो कि 2014 में लाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस सीबीआई के डायरेक्टर से जुड़े अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ और चीजें हम समझते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरी चीज मैंने आपको बताई दी है। तो सुबोध कुमार जायसवाल जी को अपॉइंट किया नए डायरेक्टर के तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, सीबीआई के। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, और अब एक बार रिवाइज भी करा रहा हूं, ठीक है, पूरी चीजें। डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 4A के तहत अपॉइंट किया जाता है, राइट। सीबीआई के बारे में बात करें तो 1963 में इसे सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के थ्रू। और आज की डेट में सीबीआई जो है वो किसके कंट्रोल में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर आती है। तो याद रखना, इनिशियली सीबीआई जो थी वो गृह मंत्रालय के अंडर आती थी, और अब जो है ये किसके अंडर आ रही है, तो ये डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, किस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया, संथानम समिति। तो याद रखना, संथानम समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर, ये संथानम कमेटी किसके लिए थी, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए थी। 1962 और 1964 के पीरियड में ये कमेटी देखने को मिली थी, और इसने रिकमेंड किया था कि ये सीबीआई एक बॉडी को जो है वो अपॉइंट किया जाए। क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं हम लोग को देखने को मिलती है। हालांकि इसकी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आती है, पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई जो है वो मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है सीबीआई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरपोल की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर कौन सी बॉडी है, तो सीबीआई। तो याद रखना, ना रॉ ना आईबी कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ सीबीआई हमें देखने को मिलती है जो कि इंटरपोल के साथ डील करती है। कई बार लोग जो है उनको लगता है आईबी होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी या
ये होगी क्या बोलते हैं रॉ होगी जो कि इंटरपोल के साथ डील करती है। नहीं, इंटरपोल के साथ जब भी मामला आता है डील करने का तो हमारी सीबीआई डील करती है। इसके बारे में हालांकि पहले भी मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं, बट ये वाली चीज भी याद रखना, राइट। और सीबीआई के जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और सीबीआई का जो क्षेत्र अधिकार होता है वो कहां से आता है, तो 69 सेंट्रल लॉज और 18 स्टेट के कानून हैं और आईपीसी के अंदर 231 ऑफेंसेस हैं, तो इन पर सीबीआई का क्षेत्र अधिकार होता है। वैसे तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज सिविल सर्विसेज में आपसे नहीं पूछी आएगी। सीबीआई के डायरेक्टर किस प्रकार अपॉइंट होते हैं, तो डायरेक्टर जो होते हैं सीबीआई के वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, राइट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे सीबीआई यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, डायरेक्टर, राइट। और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2019 जो था उसने अमेंड किया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को, और इसमें कुछ चेंजेस किए गए सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। जैसे कि अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करी, कमेटी के अंदर 3 सदस्य होंगे, पीएम हेड करेंगे, और हम लोग को अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं तो वो हमें देखने को मिलेंगे लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो लीडर होंगे वो हम लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो अगर किसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट करते हैं तो वो यहां पर इसके सदस्य पर देखने को मिलेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी के। और ये कमेटी जो है, ये 3 मेंबर की जो कमेटी है, ये फिर नाम रिकमेंड करेगी कि किसको जो है वो अपॉइंट करना है सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए, राइट। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 आया, इसके जस्ट 1 साल के बाद इसने क्या चेंज किया, इसने कमिटी के कंपोजिशन को चेंज किया। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के समय पर हम लोग को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो 10% रूल पर चलता था, राइट, 10% रूल पर, कि लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी है जिसके पास अगर 10% से ज्यादा मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, मतलब कि जिस पार्टी के पास जो एमपी है वो 10% से ज्यादा है लोकसभा के अंदर, तो वो पार्टी जो होगी वो एलिजिबल होगी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, राइट। बट ऐसा नहीं है कि 10% से ज्यादा सभी पार्टी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगी। जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगी वो ये एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए हाउस के अंदर, प्लस एक क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफिकेशन का वो ये है कि 10% तो एमपी का सपोर्ट उस पार्टी को होना चाहिए लोकसभा के अंदर, राइट, यानी कि 10% वोट उसके पास होने ही चाहिए लोकसभा के। और आज के समय पर थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के लिए, तो फिर ये चीज चेंज कर दी है। इन्होंने बोला कि रूलिंग पार्टी के अलावा हाउस के अंदर जो भी नेक्स्ट जो रनर अप होगी, मतलब कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को देखने को मिलेगी हाउस में, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पद के लिए होंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डायरेक्टर का टेन्योर कितने साल का होता है, तो 2 सालों का होता है, ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, 2 सालों का इनका टेन्योर होता है, राइट। और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत ये बताया जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको भी प्रीवियस उसमें पढ़ा ही चुका हूं, राइट। प्रकाश सिंह के केस को हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने सी दिनाकर के केस को जो है वो डिस्कस किया, राइट। और विनीत नारायण के जजमेंट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये पूरी चीज मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अब पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब करेंसी स्वैप क्या होती है इस चीज को हम समझेंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में करेंसी स्वैप हमें देखने को मिल रही है। 200 मिलियन यूएस डॉलर की करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्लियर करी है बांग्लादेश और श्रीलंका ने, और पहली साउथ एशियन कंट्री हमें देखने को मिल रही है जिसके पास इतना क्रूशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गया है, एक्सटेंड किया है इस साल। मतलब कि किसी आइलैंड नेशन के पास इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश की तरफ से। बैकग्राउंड की बात करें तो श्रीलंका मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। श्रीलंका का टूरिज्म है, गारमेंट्स के एक्सपोर्ट है, कपड़े वगैरह ये एक्सपोर्ट करती है, चाय वगैरह का एक्सपोर्ट करती है ये, राइट। और पेंडेमिक के कारण इसकी बहुत बुरी स्थिति हुई थी और कंट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है कि अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, राइट, क्योंकि इस समय बहुत जो है वो लोन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको इसे पे करना है, तो उसके लिए ये काफी जो है वो परेशानी में है श्रीलंका। बट अभी अच्छा जो है वो उसके पास ऑफर बांग्लादेश की तरफ से आ गया है। बट आपको एग्जामिनेशन के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है ये चीज आपको समझना जरूरी है। मुद्रा विनिमय समझौता ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखो पहली पॉइंट, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि 2 फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में होता है। इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो इनकी लोकल करेंसी में होती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि श्रीलंका की और ढाका मतलब बांग्लादेश की करेंसी क्या है,
कौन सी करेंसी है, क्या चलता है वहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश में, जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यूएसए के अंदर डॉलर है, यूएसए डॉलर, या कैनेडियन डॉलर लेते हैं, चलो कनाडा, और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का रुपया चल रहा है। तो हम जब भी फॉरेन कंट्री से सामान लेते हैं और उसको जब पेमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड करेंसी डॉलर पर पेमेंट होती है कि नहीं। बट इस प्रकार से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जब होता है किसी दो कंट्री के बीच में या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में भी हो सकता है, तब उस समय हम लोग देखते हैं कि उनके बीच में जो व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वो उनकी लोकल करेंसी में ही होता है, लोकल करेंसी में। जैसे कि इंडिया अगर सामान खरीद रही है यूएसए से, तो उसे इंडिया को जो है वो इंडिया उसे रुपीस में जो है वो ट्रांजैक्शन करेगी, है ना। तो ये लोकल करेंसी में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये इससे फायदा ही होता है एक कंट्री के लिए कि उस कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व वो मेंटेन रहता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब चीजें पढ़ी होंगी। और इकोनॉमिक्स के लिए गाइज आज मैं जो है वो दिन तक आपके लिए जो है वो सीरीज लॉन्च कर रहा हूं लेक्चर की, इकोनॉमिक्स की। उसका एक डेमो लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। तो इकोनॉमिक्स का कोर्स भी जो है वो आपको करवाया जा रहा है, जिसमें पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक्स करवाई जा रही है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी से लेकर एडवांस बुक तक सब कुछ आपको करवाया जाएगा। बाइलिंगुअल वो कोर्स होने वाला है। वो भी चाहे तो आप उसका डेमो जो है वो ले सकते हैं। तो वो आज जो है वो मैं लॉन्च कर दूंगा, आज दिन के 12 बजे तक। आज तारीख जो है वो 29 मई है, 29 मई 2021 दिन के 12-1 बजे तक जो है वो मैं लॉन्च कर दूंगा उस पर्टिकुलर सीरीज को। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, उस पर अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो देखो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज क्या करती हैं, इंपोर्ट्स के लिए और एक्सपोर्ट के ट्रेड के लिए पे करती हैं प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि जैसे कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा, मतलब कि किस रेट पर जो है वो किस मतलब अमाउंट पर जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा करेंसी को, पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे आज की डेट में डॉलर की कीमत जो है वो क्या चल रही है, उनकी डोमेस्टिक करेंसी है उसके हिसाब से। तो उसको वो मार्क कर देते हैं और बोलते हैं कि आने वाले समय में, जैसे कि अभी हमने देखा कि ढाका और श्रीलंका के बीच में 200 मिलियन यूएस डॉलर की करेंसी स्वैप हुई है। तो आने वाले समय पर एक सिंगल रेट पर ये करेंसी स्वैप करेंगे 200 मिलियन डॉलर्स तक, राइट। तो ये चीज होती है, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। और इसमें किसी थर्ड पार्टी करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर को लाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सिंपल सी चीज है करेंसी स्वैप के अंदर, राइट। और इस अरेंजमेंट के अंदर थर्ड पार्टी करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए हम लोग को एक्सचेंज रेट का भी चिंता नहीं होती, क्योंकि अप डाउन होते हैं ना। डॉलर के प्राइस आज जो है वो रुपीस जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो वो चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार के वेरिएशन नहीं होते। तो इसलिए पहले से डिसाइड कर लेते हैं डॉलर को देखकर कि आज की डेट में डॉलर का प्राइस जो है वो उस करेंसी के उसमें क्या चल रहा है, तो उसको वो फिक्स कर देते हैं, राइट। या फिर जो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं उस प्राइस को, और उसी प्राइस पर बने रहते हैं वो, तो जिससे कि वेरिएशंस नहीं होता है, राइट, इस प्रकार का। और कंट्री को इसमें फायदा भी होता है काफी ज्यादा, राइट। क्लियर है बातें। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऐसे थर्मल पावर प्लांट जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग पावर वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोयला जलाया जाता है। आपको पता होगा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, राइट, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कोयला जलता है, तब जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अब बताया जा रहा है कि एक नेशनल मिशन पर हम काम कर रहे हैं जिसमें बायोमास का हम लोग उपयोग करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। तो देखो आज की डेट में आप लोग जान रहे हैं कि फार्म स्टबल बर्निंग हमें देखने को मिल रही है। जो किसान होता है, किसान का जब जैसे ही क्रॉप्स वगैरह जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई जब वो करते हैं, राइट, खेत की, तो उस समय खेत में जो बच जाता है भूसा, तो उस भूसे को किसान जो है वो कलेक्ट करने की जगह डायरेक्ट जला देते हैं। बोलते हैं कि यार कलेक्ट करवाएंगे तो उसमें लेबर को अलग जो है वो पैसा देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इसको जला दो। तो वो क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग कर देते हैं। अब जब ये भूसा जलता है, स्टबल जलता है, तब क्या होता है, एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज होता है। तो इसी कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए, थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए बताया जा रहा है कि अब बायोमास का उपयोग किया जा सकेगा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये फैसला हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें बढ़ाया जा रहा है जो को फायरिंग जो है आज की रेट में प्रेजेंटली 5% है, उससे बढ़ाकर और भी ज्यादा शेयर जो है वो कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन की तरफ जो है वो रखा जाएगा। मतलब कि कोयले को ना जलाकर दूसरे बायोमास को जलाया जाएगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो कोयले के कंपैरिजन में, जिससे कि अगेन ग्रीन हाउस गैस ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जिससे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग नोटिस कर रहे हैं, तो उस पर भी ये फायदा जो है वो मिलेगा। और दूसरी बात,
स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकेगा इससे, और किसानों को भी फायदा मिलेगा। किसान को भी जब ये स्टबल जो है अपने खेत में ये भूसा जो है जब ये देंगे बेचेंगे, राइट, तो उससे उनको भी तो बेनिफिट होगा ही होगा ना। तो ये वाली बात है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी पर काम करना है बॉयलर को डिजाइन करने के लिए, जो कि ज्यादा अमाउंट सिलिका का, अल्कलीज का, बायोमास पैलेट्स में जो है वो हैंडल कर सके, राइट। बायोमास पैलेट के अंदर जो एल्कली और सिलिका का जो हायर अमाउंट है उसको वो हैंडल कर सके बॉयलर, राइट। तो उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। और इसमें आने वाले समय में जो सप्लाई चेन जो होगा बायोमास पैलेट्स का, तो उसमें रुकावट ना आए, और जो एग्रो रेसिड्यू है उसमें रुकावट ना आए, वो आराम से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके पावर प्लांट्स तक, तो उस पर भी जो है वो काम करना पड़ेगा। तो इस मिशन के अंदर ये मेन चीज है जिस पर काम किया जाना है। अब बायोमास को फायरिंग को लेकर रेगुलेटरी इश्यूज को भी कंसिडर करने पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि नियामक मुद्दों पर विचार करना है, तो ये भी इस मिशन का हिस्सा है। इस मिशन के इंप्लीमेंटेशन की बात करें गाइस, तो स्टीयरिंग कमिटी एक इसमें हमें देखने को मिलेगी, जिसे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी जो है वो हेड करेंगे। इसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, और भी काफी सारी मिनिस्ट्री के स्टेक होल्डर इस कमेटी का हिस्सा होंगे, जो कि मिलकर काम करेंगे। और एग्जीक्यूटिव कमेटी एक होगी जिसको हेड करेंगे थर्मल सीईए के मेंबर, मतलब कि जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इसके थर्मल डिपार्टमेंट के मेंबर जो है वो करेंगे। और एनटीपीसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, राइट। और जो कि इस नेशनल मिशन के अंदर ये सब चीजें जो है वो रखी गई हैं, राइट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो बॉयलर को डिजाइन करना है, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। और जो लॉजिस्टिक मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन बायोमास का, तो वो पूरी चीज का ख्याल जो है वो एनटीपीसी के द्वारा रखा जाएगा। अब बायोमास को फायरिंग क्या होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कॉन्करेंट ब्लेंडिंग एंड कंबशन ऑफ बायोमास मटेरियल विद अदर फ्यूल्स सच एज नेचुरल गैस, कोल विद इन अ बॉयलर। तो एक बॉयलर के अंदर, यानी कि जिसमें अभी तक कोल जलता है, तो उसकी जगह और भी दूसरे फायरिंग के मटेरियल जो है वो डाल दिए जाएं, जैसे कि जैसे बायोमास मटेरियल, स्टबल वगैरह, तो ऐसे मटेरियल जो है वो डाल दिए जाए, जिससे कि पावर जो है, यानी कि अंदर आग जो है वो और ज्यादा लग सके, और ज्यादा हीट जो है वो पैदा हो सके, और फिर उसको जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी में, पावर में जो है वो कन्वर्ट किया जा सके। तो इससे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल्स का जो यूसेज है उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब कि कोयले का उपयोग को रिड्यूस किया जाता है, राइट, एनर्जी जनरेशन के लिए। और कोयले से जो एमिशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो कोयले से बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसमें भी रुकावट हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है, राइट। बिना कॉस्ट को बढ़ाए, ना ही बिना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए, बट हालांकि थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ऐसे बॉयलर को रखने की आवश्यकता है जो कि सपोर्ट कर सके इस प्रकार के मटेरियल को, बायोमास को, है ना। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं को फायरिंग के, तो ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी, प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को गिराती है, डिक्रीज करती है, राइट, एनर्जी जनरेशन के लिए। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और कोयला और बायोमास को फायरिंग जो होती है गाइस, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एक तो आसानी से इफेक्टिव तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को और दूसरे पोल्यूटेंट के एमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये इसके मेन फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और को फायरिंग बायोमास जो होता है, कोल के साथ ये किसी भी प्रकार की बॉयलर एफिशिएंसी को रिड्यूस नहीं करता, मतलब कि इससे बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस नहीं होती, मतलब कि कुल मिलाकर एक तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल का काम करता है पावर को जनरेट करने के लिए। ऑल्टरनेट फ्यूल का, अभी तक जो फ्यूल है वो कोयला हुआ करता था, इसकी जगह अब बायोमास भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार कदम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ ही अपनी आज की क्लास फिनिश होती है। आपके लिए पॉलिटी का कोर्स है जो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स यहां पर लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं। वैसे ही एनवायरनमेंट का कोर्स भी है, मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा सी सेट का कोर्स है आपके लिए, राइट, जिसमें पूरा सी सेट आपका कवर करवाया जा रहा है, राइट। क्वांट और रीजनिंग पूरा, और क्वांट और रीजनिंग इसलिए मैं कवर करवा रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि देखो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के दम पर अगर आप सी सेट निकालने की सोचोगे तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि पिछले सालों में आपने देखा हुआ है कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कितने लेवल के आ रहे हैं और कितने लेंदी हो रहे हैं लोगों का। जो भी लोग इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की दम पर गए थे एग्जाम निकालने, सी सेट को क्वालिफाई करने, उनका पूरा पेपर ही वो खत्म नहीं कर पाए। और क्वांट और रीजनिंग में फायदा ये होता है, आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स को देखना होता है, जो ट्रिक्स आपको इस कोर्स में दिखाई जा रही है, राइट, उस ट्रिक्स को आपको समझना है, देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको लगभग मिनिमम 1000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप आराम से प्रैक्टिस करें। टाइम है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मतलब
आप आधा घंटा भी अगर 45 मिनट्स भी डेली निकाल लो, मतलब कि एक आप कह सकते हो कि आपके जो डेली शेड्यूल में से एक एपिसोड है या फिर एक आपकी क्लास जो है वो अगर आप सीसेट की लगा लो 45 मिनट्स की, तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा कि कोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। वैसे ही हिस्ट्री का कोर्स है, इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाई हुई है, जिससे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस आराम से क्रैक हो सकता है। यानी कि हिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स जो है वो इसमें आपके कवर करवाए गए हैं। और इसके अलावा सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो ऐसी फैकल्टी सोशियोलॉजी का कोर्स कवर करवा रही है जिन्होंने बैठाकर रैंक 5 यूपीएससी रैंक 5 को क्वालिफाई करवाया है, मतलब जीरो से सोशियोलॉजी पढ़ा के, राइट। तो ये काफी शानदार फैकल्टी है। और यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का पेड पैकेज आपको चाहिए तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए दिया जाता है और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। करंट अफेयर्स के मंथली क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो उसकी एमसीक्यू भी अवेलेबल है। और बाकी एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं, राइट। तो चलो, और कोई भी समस्या आती है तो देखो यहाँ पर पूरी चीज लिखी हुई है, बट फिर भी कोई समस्या आ रही है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप मुझसे कोर्स की डिटेल जो है वो मांग सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको और कुछ समस्या है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।